हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने ही यूट्यूब चैनल लर्निंग कैफ़े में। आज के वीडियो में ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी पार्ट 2 होम साइंस सब्सिडरी रेखा गेस्ट पेपर का तीसरा सेट शुरू करेंगे। पहला और दूसरा सेट पिछले वाले वीडियो में कंप्लीट करा दिया हूं। अगर आप वो वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या चैनल के प्ले लिस्ट में जाके पहला और दूसरा सेट का वीडियो देख लीजिएगा। आज की वीडियो में तीसरा सेट शुरू करेंगे। तीसरा सेट का पहला क्वेश्चन देखिए। जिस परिवार में वंश परंपरागत माता के नाम से चलती है उसे कहते हैं, उसे मातृवंशीय परिवार कहा जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा मातृवंशीय परिवार। जिस परिवार में एक व्यक्ति एक ही समय में अपने दादा और नानी से संबद्ध रहता है उसे कहते हैं, उसे द्विनामी परिवार कहा जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा द्विनामी परिवार। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य परिवार का शारीरिक कार्य नहीं है? यौन इच्छाओं की पूर्ति। ऑप्शन बी होगा यौन इच्छाओं की पूर्ति। निम्न में से कौन सा कार्य परिवार का आर्थिक कार्य नहीं है? पद निर्धारण। निम्नलिखित में से कौन सा कथन परिवार के प्रकार के संदर्भ में असत्य है? गलत कथन को चुनना है। ऑप्शन ए देखिए, परिवार व्यक्ति को मानसिक सुरक्षा और संतोष प्रदान करता है, ये सही है। परिवार समाज की संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित करता है, ये भी सही है। परिवार बच्चे की प्रथम पाठशाला है, ये भी सही है। परिवार पिता के अधिकारों को कम कर रहा है, ये गलत है और आपको गलत को ही चुनना है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य परिवार के कार्यों में होने वाले परिवर्तन से संबंधित नहीं है? पति पत्नी के पारस्परिक संबंधों में घनिष्ठता एवं आत्मीयता में कमी आना। पारिवारिक संबंधों में तनाव और संघर्ष। परिवार में मतैक्य और निष्ठा का भंग होना। पारिवारिक चेतना का नष्ट होना और उदासीनता का विकास होना कहलाता है पारिवारिक विघटन कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक पारिवारिक विघटन के लिए उत्तरदायी नहीं है? जनसंख्या वृद्धि। मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? के.एम. कापड़िया। हिंदू सोशियल ऑर्गेनाइजेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? पी.एन. प्रभु। दी मदर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? ब्रीफाल्ट। दी मदर्स नामक पुस्तक के लेखक ब्रीफाल्ट हैं। नव दंपति विवाह के बाद अपने नए निवास की व्यवस्था करता है, तब इस परिवार को कहते हैं नव स्थानीय परिवार कहा जाता है। श्री देसाई के अनुसार संयुक्त परिवार का प्रमुख निर्धारक है सामान्य पूजा। हिंदू विवाह में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? कर्मकांड। जब किसी कन्या को नशा खिलाकर छल से उससे विवाह किया जाता है तो ऐसे विवाह को कहते हैं पैशाच विवाह कहा जाता है। वर्तमान में हिंदू विवाह का कौन सा रूप सर्वाधिक प्रचलित है? ब्राह्मण विवाह। परिवीक्षा विवाह किस जनजाति में प्रचलित है? कुकी जनजाति में। परिवीक्षा विवाह कुकी जनजाति में प्रचलित है। विवाह नातेदारी व्यवस्था का फाउंटेन हेड है, यह किसने कहा है? मेलिनोवस्की ने कहा है। ऑप्शन ए हो जाएगा मेलिनोवस्की। किसने कहा परिवार का कानूनी आधार विवाह है? लूसी मेयर ने कहा परिवार का कानूनी आधार विवाह है। वेस्टरमार्क के अनुसार बहुपति विवाह का प्रमुख कारण है लिंग अनुपात का असंतुलित होना। बहुपति विवाह किस जनजाति में प्रचलित है? टोडा एवं रूस जनजाति में। बहुपति विवाह टोडा एवं रूस जनजाति में प्रचलित है। बहुपत्नी विवाह कहाँ प्रचलित है? बंगाल में। बहुपत्नी विवाह बंगाल में प्रचलित है। हिंदू विवाह कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के। भारतीय संयुक्त परिवार में निम्नलिखित लक्षणों में से सबसे प्रभावशाली लक्षण क्या है? 3 या अधिक पीढ़ियाँ। वर्तमान भारत में हिंदू सामाजिक संगठन में सबसे प्रचलित विवाह का प्रकार निम्नलिखित में से कौन है? ब्राह्मण विवाह। कन्या का मूल्य लेकर जिस विधि में लड़की की शादी की जाती है उसे कहते हैं आसुर विवाह कहा जाता है। विवाह संस्कार में सप्तपदी किसे कहते हैं? 7 कदम एक साथ चलना। अंतरजातीय विवाह का सबसे प्रमुख कारण है शिक्षा। अंतरजातीय विवाह का सबसे प्रमुख कारण शिक्षा है।
किसने कहा कि परिवार एक सार्वभौम संस्था है? रेडक्लिफ ब्राउन ने कहा परिवार एक सार्वभौम संस्था है। परिवार का आधार है, परिवार का आधार क्या है? भावना है, पति पत्नी संबंध भी, बच्चों के प्रति स्नेह ये भी है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। केंद्रीय मूलक परिवार होता है छोटा, केंद्रीय मूलक परिवार छोटा होता है। संयुक्त परिवार की प्रमुख विशेषता है 3 या 3 से अधिक पीढ़ियों के सदस्य एक साथ रहते हैं। नव दंपति विवाह के बाद अपने नए निवास की व्यवस्था करता है, तब इस परिवार को कहते हैं नव स्थानीय परिवार कहा जाता है। वर्तमान में हिंदू विवाह का कौन सा रूप सर्वाधिक प्रचलित है? ब्राह्मण विवाह, दुष्यंत का शकुंतला से विवाह था, गांधर्व विवाह। निम्नांकित में से अंतर विवाह कौन सा है? अपनी जाति के अंदर विवाह करना, अपनी जाति के अंदर विवाह करना अंतर विवाह कहलाता है। बहिर्विवाह है, बहिर्विवाह समूह से बाहर विवाह। एक स्त्री विधवा होने पर अपने पति के भाई से विवाह करती है तो वह विवाह कहलाता है, देवर विवाह कहलाता है। हिंदू विवाह एक धार्मिक संस्कार तथा मानवीय संस्था है जिसका उद्देश्य दाम्पत्य जीवन में संयत मार्ग का अनुसरण करना है। यह कथन किसका है? डॉक्टर पांडे का कथन है। परिवार एक समूह है जो लिंग संबंधों पर आधारित है, इतना छोटा एवं अस्थायी है जिसमें बच्चों के जन्म एवं पालन पोषण की व्यवस्था होती है। परिवार की यह परिभाषा किसने दी? मैकाइवर तथा पेज ने। परिवार शब्द का प्रयोग अनेक अर्थों में किया गया है, निम्नलिखित में से एक सही नहीं है, गलत कौन सा है वो आपको चुनना है। ऑप्शन ए देखिए, रक्त अथवा विवाह द्वारा संबंधित नातेदारी समूह, तो ये सही है। सामान्य पूर्वजों वाला एक समूह, ये गलत है और आपको गलत को ही चुनना है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। परिवार की सार्वभौमिकता को नष्ट करने वाले परिवार के 2 मुख्य रूपों का उल्लेख किया जाता है। इनमें से एक है जन्म का परिवार, जबकि दूसरे का नाम पुनरुत्थापन परिवार है। ऑप्शन ए हो जाएगा पुनरुत्थापन परिवार। अंग्रेजी का शब्द फैमिली एक अन्य भाषा के शब्द फैमुलस से बना है। फैमुलस किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है। परिवार एक गृहस्थ समूह है जिसमें माता पिता और उनकी संतानों साथ साथ रहते हैं। इसके मूल रूप में दंपति और संतान रहती है। यह कथन किसका है? लूसी मेयर का कथन है। जब हम परिवार को एक समूह के रूप में देखते हैं तो उसे हम एक समिति कहेंगे। केंद्रीय परिवार वह है जिसमें पति पत्नी तथा उनके अविवाहित बच्चे रहते हैं। किस लेखक ने परिवार के एक विवाही रूप को सार्वभौमिक रूप माना है? वेस्टरमार्क ने एक विवाही रूप को सार्वभौमिक रूप माना है। विवाह का उद्गम परिवार में है, परिवार का विवाह में नहीं, यह कथन है वेस्टरमार्क का कथन है। संयुक्त परिवारों के विघटन का एक प्रमुख कारण है आधुनिक शिक्षा। परिवार शब्द की उत्पत्ति निम्नांकित में से किस भाषा में हुई है? लैटिन भाषा में। द सोशल स्ट्रक्चर नामक पुस्तक के लेखक है मरडॉक। द सोशल स्ट्रक्चर नामक पुस्तक के लेखक मरडॉक है। परिवार वह स्थान है जिसमें भविष्य का जन्म होता है और ऐसा शिशु गृह है जिसमें एक जनतांत्रिक सामाजिक व्यवस्था का निर्माण होता है। यह कथन किसका है? गोल्डस्टीन का कथन है। ऑप्शन ए हो जाएगा गोल्डस्टीन। दोस्तों, इससे पहले पिछले वाले वीडियो में होम साइंस सब्सिडी के अलावा हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, इस सब का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया हूँ। इसके अलावा रेखा और मनोरमा गेस्ट पेपर का प्रैक्टिस करवा दिया हूँ। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप देख लीजिएगा। इसके अलावा लैंग्वेज पेपर जैसे 50 मार्क्स हिंदी, 100 मार्क्स हिंदी, इस सब का भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया हूँ। रेखा और मनोरमा गेस्ट पेपर का भी प्रैक्टिस करवा दिया हूँ। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या चैनल के प्लेलिस्ट में जाके अपने सब्सिडरी पेपर, अपने लैंग्वेज पेपर का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 53, जिस परिवार में कुल परंपरा पिता के नाम से चलती है उसे कहते हैं पितृवंशीय परिवार कहा जाता है।
निम्नलिखित में से कौन सी एक दशा वृद्धजनों में अकेलेपन की समस्या का कारण है? केंद्रक परिवार में वृद्धि। निम्नलिखित में से भारत के किस वर्ग की औसत जीवन अवधि सबसे अधिक है? व्यावसायिक वर्ग के। सहशिक्षा युवक युवतियों को एक दूसरे के निकट लाने का और यौन संबंधी नैतिक पतन से उनकी रक्षा करने का सर्वोत्तम उपाय है। ये शब्द हैं डॉक्टर घुरिये का शब्द हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा डॉक्टर घुरिये। डैश तब कहा जाता है जब एक पुरुष केवल एक स्त्री से ही विवाह करता है और उस स्त्री के जीवन काल में वह दूसरी स्त्री से विवाह नहीं करता है। क्या कहलाता है? एक विवाह। एक विवाह तब कहा जाता है जब एक पुरुष केवल एक स्त्री से ही विवाह करता है और उस स्त्री के जीवन काल में वह दूसरी स्त्री से विवाह नहीं करता। एक पत्नी के साथ दो या अधिक पुरुषों का विवाह होता है तो वह डैश कहलाता है, बहुपति विवाह कहलाता है। डैश पर अधिकतर रेशमी वस्त्र बुने जाते हैं। हाथकरघा। हाथकरघा पर अधिकतर रेशमी वस्त्र बुने जाते हैं। बनावटी ढंग से बनाया जाने वाला रेशम होता है कृत्रिम। बनावटी ढंग से बनाया जाने वाला रेशम कृत्रिम होता है। रेशम अपने किन विशेषताओं के बारे में जाना जाता है? सुंदरता के बारे में जाना जाता है, कोमलता के बारे में भी, गर्मी के गुण के बारे में भी। तो ऑप्शन डी हो जाएगा सभी। डैश के घोल से रेशम अधिक चमकदार हो जाता है। हल्का अम्ल। हल्का अम्ल के घोल से रेशम अधिक चमकदार हो जाता है। रेशम वातावरण की डैश प्रतिशत नमी को बिना गीला प्रतीत हुए ही ग्रहण कर लेता है। 10 से 30%। रेशम जो है वातावरण की 10 से 30% नमी को बिना गीला प्रतीत हुए ही ग्रहण कर लेती है या ग्रहण कर लेता है। क्वेश्चन नंबर 75 देखिए। घर्षण के कारण रेशम तंतु क्या होते हैं? चमकीले। घर्षण के कारण रेशम तंतु चमकीले होते हैं। धूप में अधिक देर तक रखने से सफ़ेद रेशम में क्या आ जाता है? पीलापन। धूप में अधिक देर तक रखने से सफ़ेद रेशम में पीलापन आ जाता है। रेशमी वस्त्र धोने के लिए डैश पानी का उपयोग होता है। गुनगुने। रेशमी वस्त्र धोने के लिए गुनगुने पानी का उपयोग होता है। रेशमी व ऊनी वस्त्रों को धोने के लिए ऐसे साबुन का उपयोग होना चाहिए जिसमें डैश न मिला हो। जिसमें क्या नहीं मिला हो? कास्टिक सोडा। जिसमें कास्टिक सोडा नहीं मिला हो। खाली स्थान या डैश भी रेशमी वस्त्रों को स्वच्छ कर देता है। रीठे का पाउडर। रीठे का पाउडर भी रेशमी वस्त्रों को स्वच्छ कर देता है। कूटने व कसकर निरोचने का तरीका रेशम के लिए क्या है? तो कुछ भी नहीं है। रेशम के लिए कोई नहीं है। क्वेश्चन नंबर 81। रेशमी वस्त्र को धोने के उपरांत डैश स्थान पर सुखाना चाहिए। छायादार। रेशमी वस्त्र को धोने के बाद छायादार स्थान पर सुखाना चाहिए। प्रेस करने वाले रेशमी वस्त्र में क्या होना चाहिए? कड़कपन होना चाहिए। ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रेस करने वाले रेशमी वस्त्र में कड़कपन होना चाहिए। कपास का ज्ञान भारत को कितना बीसी में हुआ? 3000 बीसी में। कपास के पौधे का उपयोग डैश के लिए किया जाता है। कपास के पौधे का उपयोग वस्त्र के लिए किया जाता है। गाय भैंस का खाद के लिए भी, तेल के लिए भी कपास का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन डी हो जाएगा सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के उत्पाद की 50% जूट डैश में उगता है? बंगाल में। भारत के उत्पादन की 50% जूट जो है बंगाल में उगता है। पूर्ण भारतवर्ष में जूट की कितनी मिलें हैं? 60। पूर्ण भारतवर्ष में जूट की 60 मिलें हैं। पुराने ज़माने में केलिको कपड़ा किस प्रदेश से आता था? केरल से। गर्मियों के लिए डैश कपड़ा सबसे ज़्यादा उपयुक्त है? एक्रिलिक। गर्मियों के लिए एक्रिलिक कपड़ा सबसे ज़्यादा उपयुक्त होता है। सबसे मजबूत कपड़ा है एक्रिलिक। सबसे मजबूत कपड़ा एक्रिलिक होता है। डैश कपड़ों को सबसे कम प्रेस व धोबी की आवश्यकता होती है? पॉलिस्टर। पॉलिस्टर कपड़ों को सबसे कम प्रेस व धोबी की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों आज के वीडियो में
होम साइंस सब्सिडी रेखा के इस पेपर का तीसरा सेट कंप्लीट हो गया। पहला और दूसरा सेट का वीडियो चैनल पर अपलोड है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप वो वीडियो देख लीजिएगा। इसके बाद ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रह गया इसको नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करा दिया जाएगा। इसलिए अगर आप चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कीजिए, ताकि जब मैं ये वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आप तक वीडियो पहुँचे। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइए। क्या वीडियो आपको अच्छा लगा या लगता है कि ये वीडियो आपके साथ साथ आपके उन फ्रेंड्स को भी हेल्प कर सकता है तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कीजिए। अगर कोई डाउट है या कोई सवाल है या किसी क्वेश्चन का आंसर बाय मिस्टेक मेरे से गलत हो गया है तो कमेंट करके बताइए। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।